एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। कलम के जादूगर मंच को मैं नमन करती हूँ और अपने सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा इस प्रोग्राम का नाम आप सभी जानते हैं और उसको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता बनती है। तो हम इस प्रोग्राम में एक शाम कलमकारों के नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम वाचन, परंपरा और काव्य मंचों से जुड़े प्रतिष्ठित रचनाकारों को यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं और उनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हिंदी साहित्य विधाओं और उनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा शैली के संदर्भ में। हमारा उद्देश्य होता है हमसे जुड़े जितने भी नए रचनाकार हैं, हमारे आए हुए अतिथियों को सुने और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को सुनकर अपनी लेखनी में सुधार कर सकें। हमारे कलम के जादूगर फेसबुक समूह पर जुलाई माह की मासिक काव्य प्रतियोगिता, जिसमें पोएट ऑफ द मंथ की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 150 रचनाकारों ने प्रतिभाग किया। ये प्रतियोगिता 4 चरणों में हुई। 4 चरणों में संपन्न होने के बाद अंतिम चरण में हमें मिला हमारा पहला जुलाई माह का पोएट ऑफ द मंथ और नियमानुसार इस प्रतियोगिता के विजेता का साक्षात्कार हमारे इस कार्यक्रम में होना होता है। इसी संदर्भ में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपने पहले पोएट ऑफ द मंथ श्री सरोज कंचन जी को। सरोज कंचन जी रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं, सहायक लेखा अधिकारी हैं और उनका परिचय मैं उन्हीं की कुछ लिखी हुई पंक्तियों के साथ आपसे करवाना चाहूंगी। कवि श्री सरोज कंचन जी लिखते हैं, जिला बक्सर प्रांत बिहार गांव का रहने वाला हूं। जिला बक्सर प्रांत बिहार गांव का रहने वाला हूं। देश प्रेम रग रग में बहता मन का मैं मत वाला हूं। देश प्रेम रग रग में बहता मन का मैं मत वाला हूं। गांव मेरे गीतों में बसते, गांव मेरे गीतों में बसते कुदरत बनती जिसकी साज। प्रेम विरह चित्त भाव, प्रेम विरह चित्त भाव, मानवता मेरी कविता की आवाज। नहीं किसी से भेद मैं जानूं, नहीं किसी से भेद मैं जानूं, इंसान भोला भाला हूं। देश प्रेम रग रग में बहता मन का मैं मतवाला हूं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए स्वागत करते हैं पहले पोएट ऑफ द मंथ श्री सरोज कंचन जी का। बहुत बहुत आभार महोदया। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक शाम कलमकारों के नाम प्रोग्राम में। सरोज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पोएट ऑफ द मंथ बनके कैसा लग रहा है। निसंदेह पोएट ऑफ द मंथ चुने जाने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि काव्य में रुचि तो पहले से थी, लेकिन समयाभाव के कारण बहुत कुछ इसमें मैं काव्य की सेवा नहीं कर पाया था। इस कोरोना काल में मुझे कुछ समय मिला और इसमें मैं अपनी सृजन क्षमता को कुछ बढ़ा सका। तो मुझे कलम के जादूगर मंच से जुड़कर ही आगे बढ़ने के लिए और रचना करने के लिए ऊर्जा मिली। मैं कलम के जादूगर मंच का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
सरोज जी, एक कवि के रूप में आप अपने आप को पहचान बना चुके हैं कुछ हद तक। तो सबसे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी कि जी आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई, कब और कैसे महो- आपने लिखना स्टार्ट किया? जी महोदया, मैं चूंकि गांव से संबंध रखता हूं और मेरे गांव में एक बहुत ही छोटे स्तर पर आदर्श अभिनय कला परिषद नाम का मंच हुआ करता है, जो कि विभिन्न उत्सवों में, दुर्गा पूजा, दीपावली, ऐसे अवसरों पर गांव के बच्चों के द्वारा एक नाट्य मंचन कराता है। तो प्रत्येक साल नाट्य मंचन वहाँ भी होता था। और मैं जब 9वीं 10वीं क्लास में था, उस समय मुझे पहली बार नाट्य मंचन में बतौर कलाकार कार्य करने का अवसर मिला। मैं सत्य हरिश्चंद्र नाटक में सबसे पहले रोहिताश्व का भूमिका अदा किया था। उसके बाद फिर जैसी कि परंपरा रही है, प्रारंभ होने से पहले नाटक प्रारंभ होने से पहले हम लोग बच्चे लोग मिलकर सभी वहाँ पर मंच पर देवी सरस्वती की वंदना करते थे। तो वंदना लिखने के लिए हम गांव के कोई जो बुद्धिजीवी थे, जिनको समझ थी कि कैसे लिखी जाती है, कैसे रचना होती है, उनके पास जाया करते थे। और वो लिख कर हमें देते थे, गाकर बताते थे एक लय सुर ताल कैसे उसका बनता है। उसको हम लोग आत्मसात करते थे और कई दिनों तक इसका रिहर्सल करते थे। उसके बाद हम लोग अंततः नाटक करने से पहले माता सरस्वती की वंदना करते थे, देवी दुर्गा की वंदना करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 नाटक के बाद, मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा नाटक प्रस्तुति था हमारा, उस समय वो गांव से कहीं बाहर गए हुए थे और वंदना लिखने वाला हम लोगों को कोई मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने निश्चय किया कि अच्छा, इस बार मैं ही लिखता हूँ वंदना। और मैंने लिखा और उसे गांव के लोगों के तो द्वारा, श्रोताओं के द्वारा, दर्शकों के द्वारा बहुत सराहा गया। तब से मुझे एक नई ऊर्जा मिली और मुझे रुचि आया कि नहीं, लिखना चाहिए, इसमें तो बड़ा आनंद आता है लिखने में। जी तो आपकी शुरुआत इस तरीके से मंच के थ्रू ही आपकी शुरुआत हुई है, अगर हम कहें जी तो। जी 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 सरोज जी, बातों का सिलसिला हम यूं ही बढ़ाए रखेंगे आपके साथ। आपसे सबसे जी। पहले कोई भी आपकी फेवरेट रचना सुनना चाहेंगे, जो भी अ, आपकी सबसे प्रिय रचना आपकी खुद की हो। अ, मैं अपनी पहली रचना, ये कविता विधा में, जो मैं 2002-2003 के आसपास मैंने एक कविता की रचना की थी। और तब मैं एक किताब पढ़ रहा था, खजुराहो की अलका। खजुराहो की जी अलका किताब में मैंने पढ़ा, उसमें कहीं दिया हुआ था कि चांद धरती पर उतर उतर करके आया था। और वहां पर जो उसमें कहानी की जो नायिका है, उससे चांद मिला था। तो ऐसा जी कल्पना मुझे मन में आया, मेरे मन में, और मैंने भी सोचा कि चांद के प्रति मैं भी कुछ लिखता हूँ। तो जी पहली जी जी रचना मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा, जी बिल्कुल सुनाता बिल्कुल। हूँ। जी। जी याद है आज भी, याद है आज भी, जब हम मिले थे कभी शाम की तन्हाई में, जैसे किसी ने कंकड़ फेंका हो शांत सागर की गहराई में। मन के तार तार को झंकृत होते देखा था, जब मैंने चांद को धरती पर टहलते देखा था। मन के तार तार को झंकृत होते देखा था, जब मैंने चांद को धरती पर टहलते देखा था। अगणित विचार गुम हो गए थे सागर की मोतियों की तरह। मेरे सामने खड़ा था चांद, जिसे आसमां में देखा करता था। सुर्ख नीले सुर्ख नीले दाग की छटा बदलते देखा था, जब मैंने चांद को धरती पर टहलते देखा था। रोके हुए सांसों को रोके हुए सांसों को चलता रहा दूर तक, पर छुप गया चांद कहीं बादलों की ओट में। रोके हुए सांसों को चलता रहा दूर तक, पर छुप गया चांद कहीं बादलों की ओट में। बनाता और मिटाता रहा तस्वीर उसकी रेत पर। बनाता और मिटाता रहा तस्वीर उसकी रेत पर।
और ढूंढता रहा रेत में निशान उसके कदमों की। गर्म सांसों को गर्म सांसों को ठंडी आह भरते देखा था जब मैंने चांद को धरती पर टहलते देखा था। अंतिम छंद सुनिएगा। आंख खुली आंख खुली जब सपना टूटा, चांद मुस्कुरा रहा था आकाश में। कितना दूर निकल आया था मैं एक झूठे चांद की तलाश में। कितना दूर निकल आया था मैं एक झूठे चांद की तलाश में। सपनों के महल को सपनों के महल को सागर में जलते देखा था जब मैं चांद को धरती पर टहलते देखा था। जब मैं चांद को धरती पर टहलते देखा था। जी, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, अगर ये आपकी पहली रचना है तो मैं कहूंगी ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है मेरे तो, कि आपकी फर्स्ट रचना इतनी खूबसूरत है। तो जी, ये हम मेरी आगे प्रथम रचना है। जी जी जी, हम आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे। जैसे जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जी आप जी पुराने और नए रचनाकार दोनों ही पढ़ते होंगे, आई होप, जिस तरीके से आपकी कविता जी मैं जी सुन रही हूँ। तो जी जी उन रचनाकारों में आप किससे सबसे जी ज्यादा प्रभावित हुए? नए रचनाकारों में वो आ, कौन से रचनाकार हैं और जी पुराने में जी वो कौन से हैं? जी जी पुराने रचनाकारों में महोदया सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि जी, कहा जाता है, निराला जी। उनका जी 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 उनका प्रकृति प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ, वैसे भारत माता ग्राम वासिनी, उनकी जो कविता है मुझे बहुत हम्म। पसंद है। फिर अभी जो जी डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, हरिओम पवार जी, श्रद्धेय हरिओम पवार जी हैं, उनकी कविताएं मैं बहुत ही चाव से सुनता हूँ। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी क्लास जी 5 में है वो जी। भी डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता बहुत पसंद करता है। और अरे बहुत अच्छे से वो गाता भी है। उसको भी अरे वाह। थोड़ी सी इसमें जी, जी जी। गाने की ललक तो है। जी आपकी इस बात में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कुमार विश्वास जी मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। आज के जी रचनाकारों में मैं उनको सुनना बहुत पसंद करती हूँ। तो जी सरोज जी, अभी हमने आपकी सबसे पहली रचना सुनी, तो अब मैं आपसे जी कहूंगी कि आपकी दूसरी, आपकी फेवरेट रचना कौन सी है जो आज आप दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? महोदया, मैं ज्यादातर सरोकार रखता हूँ समाज से। और मुझे लगता है कि समाज में जो आजकल व्याप्त कुछ बुराइयां हैं, उसको हम्म। अ, उसको दूर करना या उसके लिए एक कोशिश करना हम कवियों के लिए सामाजिक और सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक कर्तव्य दोनों ही होता है। जी तो मैंने देखा अपने समाज में कि कुछ बच्चे समाज में अपने रास्ते से भटक रहे हैं। और हमारे समाज में खासकर ये जो नई पीढ़ी है, युवा वर्ग में, वो पान मसाला खाने की आदतें बहुत बढ़ जी रही जी हैं। जी। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी अपने कार्यस्थल पर भी देखता रहा तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं मन ही मन कहीं न कहीं ये बात कचोटती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, इसके लिए एक हमारी कोशिश होनी चाहिए कुछ। फिर मैंने देखा एक रोज कि कहीं सड़क पर वो पान मसाले का जो एक छोटा-सा पाउच आता है, उसको फाड़ कर फेंका हुआ था। तो मैं खड़ा होकर रुक कर देखने लगा कि इस पर क्या लिखा है, ये है क्या? तो उस पर हम्म। लिखा था तिरंगा, और तिरंगा बना भी था। उस पर हाँ। तिरंगे का निशान। तो तिरंगा जो हमारे देश का मान, सम्मान और अभिमान है, जी हमारे जी। देश का एक अभिमान है। और उस तिरंगे में यह पान का मसाला भर करके आता है, बेचा जाता है। उसको लोग खाते हैं, फाड़ते हैं, थूकते हैं। तो और फेंक मुझे देते हैं फिर। बहुत ही जी, तो मुझे जो है इस बात से ये लगा कि नहीं, अच्छा नहीं है। मेरा हृदय बड़ा व्यथित हुआ। जी तो मैंने इस पर एक गज़ल, मैंने हिंदी गज़ल की रचना की। और मैं अपने कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों के बीच में मैंने सुनाया लोगों को। एक तरह से कह सकते हैं कि
मतलब कि इनडायरेक्ट उनको एक हम्म। निर्देश देने का एक संदेश मैंने दे जो दिया आपने। कोशिश की। जी जी जी। जी जी। तो वो संदेश जो है, वह संदेश गजल के माध्यम से मैंने दिया था। वही गजल में अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। बिल्कुल, इरशाद इरशाद। जी, धन्यवाद। सजे हैं शहर में जहर कैसे कैसे, सजे हैं शहर में जहर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे, सजे हैं शहर में जहर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे, यहाँ देखो पाउच में आता तिरंगा, कोई खाता तिरंगा चबाता तिरंगा, यहाँ देखो पाउच में आता तिरंगा, कोई खाता तिरंगा चबाता तिरंगा, हो गए जिसके खातिर अमर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे, कहीं शैंपेन की बोतल में सजती है शामें, किशोरों के लब पे लरजती है जामें, कहीं शैंपेन की बोतल में सजती है शामें, किशोरों के लब पर लरजती है जामें, जवानी में टूटे कहर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे, कहीं होते ड्रग्स और हेरोइन के धंधे, अफीम और चरस के भी कसते हैं फंदे, कहीं होते ड्रग्स और हेरोइन के धंधे, अफीम और चरस के भी कसते हैं फंदे, धुएं में जले हैं जिगर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे। अगला बंद देखिएगा। कहीं तिरिया का रोदन फटे माँ की छाती, कहीं तिरिया का रोदन फटे माँ की छाती, तो बेटी की डोली कहीं लौट जाती, जाने होते हैं इसके असर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे। अंतिम छंद में मैंने एक संदेश देने का कार्य किया है। सुनो नौजवानों मेरी बात मानो, सुनो नौजवानों मेरी बात मानो, ये दुश्मन है सबके नहीं दोस्त मानो, सुनो नौजवानों मेरी बात मानो, ये दुश्मन है सबके नहीं दोस्त जानो, रोक दो आज से ये सफर चाहे जैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे, सजे हैं शहर में जहर कैसे कैसे, नशे ने उजाड़े हैं घर कैसे कैसे। धन्यवाद महोदय। सर, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने अपनी गजल के माध्यम से दिया है। आई होप जब इस कार्यक्रम को लोग देखेंगे हमारे एक शाम कलमकारों के नाम, तो आपकी ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचेगा जी, मेरा और आशय इसका भी कुछ तो असर ऐसा ही होगा। है। जी जी, जी मेरा जी, आशय यही बहुत है ही कि नहीं, खूबसूरत। कुछ हमारे बच्चे जो हैं कुछ सीखें हमसे, आपने बिल्कुल सही नौजुआ पीढ़ी कहा जो है। जी जी। कि घर उजाड़े हैं कैसे कैसे। बहुत ही खूबसूरत। सर, आपसे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि आप किस तरीके की विधा में लिखना पसंद करते हैं? आप
मुक्त छंद लिखना पसंद करते हैं या छंदबद्ध लिखना पसंद करते हैं? तो आ, यदि विधा जी में लिखना पसंद करते हैं तो कौन सी विधा में लिखना पसंद करते हैं? नहीं, मैं तो एक जो गीत कविता होती है जिसको हम लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं, जी, छंदों में बंधी जी, हुई कविता, वो जी, वो जी। मुझे ज्यादा पसंद है। और एक हुँ, विश्वविख्यात कथाकार हुआ करते हैं, एक उनका नाम है एडगर एलन। उनका कहना है कि हुँ, हुँ। संगीत जब एक प्रीतिकर कल्पना के साथ संयोग करता है, या जी, संगीत का जब एक प्रीतिकर कल्पना के साथ संयोग होता है, तभी वह कविता बन पाती है। और हाँ जी। मुझे लगता है कि हम कविता को संगीत से दूर नहीं कर सकते, गीत से दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अब देखिए, आप समझ सकती हैं, अभी एक कवि जो होता है, कवि का हृदय जो होता है, वह कभी किरणों के वलय से पानी की धाराओं पर अटखेलियाँ हुँ, करता है, और जी। कभी पत्थर पर तुलसी के उगने में भी एक सृजनात्मकता का, प्रकृति की सृजनात्मकता का अनुभव करता है। बहुत ही सुंदर बात कह दी चिड़ आपने। और चिड़ियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियाँ, जी। ये जो प्रकृति से हमें इसमें भी संगीत, कोयल की कूक, इसमें हुँ, कविता छुपी हुई दिखाई देती है। हुँ, हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें कविता है, और शब्दों में अगर उसको हमने बाँध दिया, शब्दों में पिरो दिया, लयबद्ध, जी। तो वो एक सुंदर कविता का रूप, मुझे ऐसा लगता है कि सुंदर कविता का रूप मिल जाता है। चाह जी, जी। करके भी हम कह दें अगर कि मुझे एक कविता लिखनी है, या मैं एक कविता की रचना करूँगा, तो मुझे जी, लगता है कि शायद ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कविता की रचना तो की ही नहीं जा सकती। वो एक अंतर्मन का उद्गार होता है। वह जी। कब कैसे आपके मन को छुएगा कौन-सी बात, और कब आप लिख बिल्कुल, जाएँगे। ये बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो वो यही मेरी कविता का जो है, यही है कि मैं भी लयबद्ध कविता लिखना, लयबद्ध करते हैं। मुक्त छंद में, जी, 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 छंदबद्ध और लयबद्ध कविता मैं लिखता हूँ। जी। जी। सरोज जी, जैसे ही अगस्त आता है तो एक देशभक्ति का भाव हम लोगों के अंदर अपने आप ही जी, उमड़ने लगता जी, है, और जी, जी। 15 अगस्त हम भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो मैं जी। आपसे इस वक़्त इसी तरीके की कोई देशभक्ति से परिपूर्ण कविता सुनना चाहूँगी। अ, अ, जी, आपने सही कहा। हम 75वीं जी, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस के रोज़ हम लोग अपने वीर सेनानियों को, अमर शहीदों को याद करते हैं। और जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ उसी दिन नहीं, बल्कि हमें हमेशा, हर पल, हर दिन उन्हें याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। क्योंकि आज जी, उन्हीं जी, की बदौलत हम आज़ाद हैं, अपने मन के उद्गारों को आज़ादी से रख सकते हैं। पहले भी जो कवि स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ करते थे, उन उन लोगों ने भी अपनी कविता के माध्यम से इस हुँ, आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया है, जन-जन को प्रेरित किया है। जी, तो जी। मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं, ये है कि आपके समक्ष थोड़ी-सी बातें अपना बीच-बीच में रख रहा हूँ। तो नहीं, नहीं, आप मैं बिल्कुल रख जी, सकते हैं। मैं वो एक कविता मैंने लिखी थी ऐसे, देशभक्ति, दीवाने आज़ादी के। जी, जी, दीवाने आज़ादी के कविता, जिसमें मैंने विशेष रूप से शहीद भगत सिंह का वर्णन किया है, तो जी, वो आपके समक्ष रखता हूँ। बिल्कुल। उबला रुधिर बहा नस-नस में, उबला रुधिर बहा नस-नस में, देख कर गुलामी, देख कर गुलामी, सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए, भारत माता का कर्ज वो चुकाने चल दिए,
सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। दिल में जोश आजादी का, आंखों में अंगारे थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह भारत माँ के प्यारे थे। सीना था फौलादी उनका, इनकलाब का नारा था, जुल्म सितम अंग्रेजों का उनको नहीं गवारा था। कसम उठाए गोरों को समंदर पार भगाने की, प्राणों की आहुति देकर आजादी दिलवाने की। पहन के पगड़ी सुर्ख शीस पर, पहन के पगड़ी सुर्ख शीस पर, आंखें हुई गुलाबी, आंखें हुई गुलाबी, माँ का लेकर आशीष शीस कटाने चल दिए, लेकर माता का आशीष शीस कटाने चल दिए। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। जालियांवाला बाग में, जालियांवाला बाग में डायर ने गोली चलवाई थी, निहत्थे थे निर्दोष जनों पर तनिक तरस ना आई थी। हथगोले लेकर हाथों में असेंबली पर वार किया, हथगोले लेकर हाथों में असेंबली पर वार किया। दसों दिशा 10 गांवों ने वीर भगत सिंह जयकार किया, दसों दिशा 10 गांवों ने वीर भगत सिंह जयकार किया। 20 बरस का भगत खड़ा था होठों पर मुस्कान लिए, 20 बरस का भगत खड़ा था होठों पर मुस्कान लिए। सेना की टुकड़ियां पहुंची अपना तीर कमान लिए। गिरफ्तार हुए दुश्मन की, गिरफ्तार हुए दुश्मन की, फिर भी न एक वो मानी, गिरफ्तार हुए दुश्मन की, फिर भी एक न मानी। गोरों को सबक सिखाने वीर मस्ताने चल दिए, सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। सैंडलर्स की हत्या करके, सैंडलर्स की हत्या करके असेंबली पर हमला बोला, मिली सजाए मौत भगत तनिक नहीं फिर भी डोला। पहन बसंती चोला तन पर, पहन बसंती चोला तन पर, अलबेले का मन डोला। भारत माता तड़प उठी तब, भारत माता तड़प उठी जब फांसी का फंदा चूमा। पहन बसंती चोला तन पर, अलबेले का मन झूमा। भारत माता तड़प उठी जब फांसी का फंदा चूमा। लहू से वीरों ने सींचा था आबादी के, लहू से वीरों ने सींचा था आजादी के फसलों को। याद करो कुर्बानी उनको, भूलो छोटी छोटे मसलों को। लहू से वीरों ने सींचा था आजादी के फसलों को, याद करो कुर्बानी उनकी, भूलो छोटी मसलों को। हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, भगत वीर बलिदानी। गाते गाते वो जय हिंद के तराने चल दिए, सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। उबला रुधिर बहा नस नस में, देख कर गुलामी, देख कर गुलामी। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए, भारत माता का कर्ज वो चुकाने चल दिए। धन्यवाद महोदय। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये, और बहुत आभार जी। एक देशभक्ति की भावना जो है वो मेरे अंदर कुछ ज्यादा भरी हुई है, तो एक इमोशनल भाव आ जाता है मेरे अंदर। जी जी जी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी इस रचना को सुन के।
सर, मेरा जो नेक्स्ट और एक तरीके से मैं कहूंगी ये मेरा अंतिम सवाल आपसे एक ही होगा इस वक्त कि जी आपने देखा ही है कि कोरोना काल में बहुत सारे जी ग्रुप्स फेसबुक पे स्टार्ट हुए रचनाकारों जी से रिलेटेड, और उनके पटल बन चुके हैं। और तो आप कलम के जादूगर और मंचों में क्या डिफरेंस देखते हैं? आपको क्या भिन्नता नजर आती है, और ऐसा क्या है कलम के जादूगर में जो इसको और समूहों से अलग बनाता है? जी। सर्वप्रथम मैं आ, आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बार तो जब मैंने देखा अपनी फेसबुक पटल पर कलम के जादूगर, यह जी। शब्द अपने आप में मुझे लगा कि ये आकृष्ट कर रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। जी। जी। कलम के जादूगर इतना अच्छा नाम है, जिसमें ये मुझे तो लगता है कि इस नाम से हम बहुत एक रचना लिख सकते हैं, कलम के जादूगर नाम से भी। इतनी अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नामकरण किया गया है इन्होंने। और जी। आदरणीय श्री श्रेय तिवारी जी को मैं जी बहुत बिल्कुल, बहुत पूरा आभार। क्रेडिट जी उन्हीं को जाता है। जी 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 जी। उन्होंने इसको इतने अपने परिश्रम से इसको सींचा है, संवारा है, सजाया है। और जी। हम जैसे एक बहुत, हम कहेंगे कि बहुत छोटे मोटे जो है रचनाकार, इनको एक स्थान मिलता है वहां पर आगे बढ़ने के लिए, उत्साह मिलता है। बल्कि जी। व्यक्तिगत रूप से भी कभी कभी वहां से उत्साहवर्धन किया जाता है कि नहीं आप लिखिए, और आपको टैग किया जाता है कि हाँ आप जी। लिखिए, आपकी रचना का हमें इंतजार है। तो जी। यह बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि सभी को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। और आपको बिल्कुल मैं मोटिवेट करते हैं कि आप अभी लिखिए, कि जी आप लिख रहे हैं, बहुत जी अच्छा लिख रहे हैं। इस चीज का मैम मोटिवेशन मिलता अगर है इस जी, तरीके मैम से। अगर ये मैं अपना कैमरा अगर उधर कर सकता तो मैं आपको दिखाता। मैंने एक बोर्ड लगा रखा है अपने इस कमरे में, जिसमें जी। लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में। मेरी बेटी ने लिखा कलम के जादूगर, एक कलम बनाया है, उसमें कलम का चित्र बनाया है अपनी सर, तुलिका हम से। देखना चाहेंगे, आप जी थोड़ा सा अगर चाहें तो दिखा सकते जी हैं। हम दिखाते हैं मैम, जरूर जरूर जी। मुझे अच्छा जी। लगेगा। मैम ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा ये। बहुत ही खूब सुंदर बनाया आपकी बच्ची ने, बहुत ही अच्छा हाँ लग हाँ रहा है। जी। 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 तो ये हम इतने प्रभावित हैं इससे कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ, क्योंकि मैंने कभी शेयर नहीं किया कहीं किसी के साथ, बस कहीं अपने दोस्त मित्रों में बोला। लेकिन इस मंच जी। पर जब मुझे पोएट ऑफ द मंथ चुना गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए। मेरी रचना में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो ऊर्जा है कि लोग पसंद कर रहे हैं मुझे। ये नहीं। इतना जो एक कवि के लिए जो उत्साहवर्धन होता है, जो आपकी तालियां होती है, दर्शकों का जो वाहवाही होता है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार मेरी समझ से नहीं है, क्योंकि मैं एक लेखकों के नाट्य लिए तो कलाकार भी एटलीस्ट रहा हूँ। नहीं है इससे जी बड़ा कोई भी। जी जी। अ, जी। जी। मैं आपके समक्ष ये भी रखना चाहूंगा। मैं बहुत छोटी उम्र में, लगभग 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो मैंने दो किताबों की, दो नाटकों की भी रचना की थी। संयोगवश, जी। दुर्भाग्यवश वो आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उसकी कीमत नहीं समझ पाया। उसका जी। मंचन भी हुआ और जी। लोगों ने सराहा भी। एक मैंने सोचा कि कभी मेरे पास कुछ ऐसा होगा, कुछ कि मैं इसको जो है प्रकाशित करा सकूं तो कराऊंगा। लेकिन हम लोगों की जो है स्थानांतरण के वजह से कहीं मुझे लगता है गुम हो गई दोनों पांडुलिपियां जो थी। तो आगे लेकिन फिर ये इसमें जारी रखेंगे लिखना, और आप जी लोगों का बिल्कुल। उत्साहवर्धन मिलता रहा तो आगे और भी रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। जी आप जैसे कवियों की वजह से ही हम लोगों का मंच दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। आ, जी सर, चलते चलते आपकी एक और रचना जो आपको पसंद। महोदया, मैं सच बताऊं कि मैं बड़ा ही भावुक व्यक्ति हूँ। मुझे कभी किसी को भी
दुखों में देखता हूँ, किसी को गम में देखता हूँ, किसी की बेटी की विदाई देखता हूँ, तो मेरा कवि हृदय कहीं न कहीं चित्कार करता है, उद्वेलित होता है और रोता है। तो मैं एक रचना जो मैं वास्तव में मैं ये इसको लिखते समय रोया था, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरी भी एक पुत्री है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा स्नेह रखता हूँ। जी मुझे कहीं न कहीं मेरी कल्पना में वो भी थी, तो मैंने इसको लिखा और बिल्कुल सर। मैं लिखते समय मेरे आँखों में भी आँसू आए थे, वो मैं आपके जी समक्ष रखता हूँ। बिल्कुल। जी, ये विदाई गीत के साथ-साथ विदा होंगे हम लोग। तो सूरज प्रभा जरा थम के निकलो, विदाई की बेला निकट देखो आई, जरा ठहर जाओ हृदय वेदनाओं, कलेजे के टुकड़े को दे दूं विदाई, सूरज प्रभा अपलक निरखते हैं जैसे खिलौने, भैया दुलारा सुबकता है कोने, बछिया से बिछड़ी रोती है गैया, पड़ी आज कमरे में बेसुध मैया, मन है व्यथित चित आकुल बहुत है, आँखों में अश्कों की बारात आई, सूरज प्रभा तुम जरा थम के निकलो, विदाई की बेला निकट देखो आई, जरा ठहर जाओ हृदय वेदनाओं, कलेजे के टुकड़े को दे दूं विदाई। अगला छंद देखिएगा क्या होता है। देगा कौन दाना पानी, बोलो कन्हैया, देगा कौन दाना पानी, बोलो कन्हैया, है पूछती मुंडेरे पे बैठी चिड़ैया, सुनसान देहरी है तुलसी उदासी, जनक सुता जैसे हुई बनवासी, किया दानवीर ने कवच जैसे अर्पण, हृदय काट कर रीढ़ हमने चुकाई, जरा ठहर जाओ हृदय वेदनाओं, कलेजे के टुकड़े को दे दूं विदाई। ये छंद जो अंतिम छंद है अभी आपको सुनाता हूँ। दानवीर कर्ण का जहाँ जिक्र आता है, उन्होंने इंद्र को अपना कवच अपने सीने से काट कर निकाल करके दान किया था। जब बेटी को एक बाप विदा करता है तो अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग करता है, उसको मैंने जी लिखा है इसमें। किया दानवीर ने कवच जैसे अर्पण,
हृदय काट कर ऋण हमने चुकाई। पापा मम्मी भैया को धीरज बंधाती, इतनी हिम्मत बेटी कहाँ से है लाती। विदा तुम न होगे दिलों से हमारे, सदा याद रखना है दो घर तुम्हारे। साथ पिया का जैसे साथ पिया का अपने, सदा तुम निभाना। रघुबर का सीता ने जैसे निभाई। जरा ठहर जाओ हृदय वेदनाओं, कलेजे के टुकड़े को दे दूं विदाई। सूरज प्रभा। जी। बहुत, क्या बताऊं अब इसके बारे में आपको कि एक विदाई शब्द स्त्री के जीवन से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है उसे कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन आपने उसे अपनी रचना में बहुत अच्छे से समझाने का की पूरी कोशिश की है और वो मेरे दिल तक पहुंची, और आई होप कि हमारे दर्शकों तक वो पहुंचेगी और उनके दिल को भी छुएगी। सरोज जी, जी हम सबके साथ एक टाइम की का बंधन होता है, तो बहुत अच्छा जी आपके जी साथ वार्तालाप चल रहा है। बहुत सुनने में मजा आ रहा है, लेकिन कुछ बाउंडेशंस हैं, तो जी आज का जी जी प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपसे जी मिलकर बहुत ही खुशी हुई, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों को हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आने वाला है, ये मेरा हृदय कहता है। जी। मैं अंतिम शब्द का यही कह करके और विदा लेना चाहूंगा। आज की किसी की रचना है, किसी ने लिखा है कि मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा। परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए, यादों के बहुत खूब, उजाले हमारे साथ रहने दो। न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, न वाह, जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो बहुत जाए। खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। अब मंच को आपका मेरा हार्दिक बहुत बहुत आभार, अभिवादन। आपने अपना जी। इतना कीमती समय हमें देने का कष्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, एक शाम कलमकारों के नाम, जिसमें हम लेकर आए अपने साथ पोएट ऑफ द मंथ कवि श्री सरोज कंचन जी को। तो इस विशेष प्रोग्राम को आज हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके साथ, और आपकी मुलाकात करवाएंगे फिर किसी एक रचनाकार से। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या, सायोनारा, थैंक यू।